हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका कल जो पेपर थर्ड है, आप अगर ये कहेंगे कि पेपर सेकंड थोड़ा सा हार्ड आया था, थोड़े हटके क्वेश्चंस आए थे, तो आपको बता दें कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस भी थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आपकी सोच पर डिपेंड करते थे। तो इसलिए वो क्वेश्चंस आपको अजीब लगे हैं कि सर ऐसा पेपर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका जो अब जो थर्ड पेपर होने वाला है, इसमें भी आपकी सोच पर डिपेंड ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये पेपर ही इस तरीके का है, शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से ही क्वेश्चंस आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अदर्स क्वेश्चन पूछे जाएं। हाँ, अदर्स क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं जो फर्स्ट पेपर सेकंड से रिलेटेड होंगे, जैसे कि आपसे किसी यूनिवर्सिटी का नाम, किसी संस्था, ये संस्था कब खोली गई, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चंस देखने को मिलता है तो उसकी मैंने पहले ही आपको एक वीडियो कंप्लीट करा दी है, जिसके बाहर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने इसी एक टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है, हम आज इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि अंतर्द्वंद क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्द्वंद की। तो अंतर मतलब अंदर का, द्वंद मतलब एक तरीके का द्वंद का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम कहें तो द्वंद को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि एक तरीके से आपका संघर्ष, जो आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने अंदर से संघर्ष जो आप कर रहे हैं, उसी को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। देखिए होता क्या है कि अंतर्द्वंद शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे कि संगठनात्मक संदर्भ में ग्रीनबर्ग एवं बोरॉन ने इसको इस तरीके से कहा है कि अंतर्द्वंद जो होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है तो करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। साथ में एक और आपसे दे रखा है, ये आपका दिया है न्यूजस्ट्रैम ने और साथ में डेविस ने। इन्होंने कहा है कि अंतर्द्वंद जो है, जो आपका संघर्ष है, वो कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष एक दूसरे को परस्पर विरोध में पाती है, क्योंकि अंतर्द्वंद का ही मतलब है संघर्ष, संघर्ष का मतलब है लड़ाई, तो एक दूसरे को अपने विरोध में पाएंगे। यह एक अंतः व्यक्त क्रिया है जो लक्ष्य या लक्ष्य प्राप्ति के उपायों में असहमति से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी में आपके रॉबिन्स कहते हैं कि अंतर्द्वंद जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या इकाई द्वारा 100 उद्देश्य, मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, दूसरे को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, जिसकी परिणति दूसरे के लक्ष्य प्राप्ति को या उसके भावी स्वार्थों को कुंठित करने में होती है। कुल मिला के जितना भी अंतर्द्वंद बस आप इतना समझ लीजिए कि अंतर्द्वंद एक तरीके से आपके अंदर जो किसी दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या पैदा है, उसी को हम अंतर्द्वंद कहेंगे। अंतर्द्वंद एक तरीके से संघर्ष। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि अंतर्द्वंद को कुछ चीजें इंगित करती हैं, जैसे कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक पक्षों में असंगतता के कारण उत्पन्न होना। यह तत्व लक्ष्य, रुचियां, कार्य करने की विधि या अन्य पक्ष में हो सकती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्रिया के उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में असमर्थ होता है तो वह अंतर्द्वंद उपजता है। एक है आपका अंतर्द्वंद, एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया। आपसे पूछा जा सकता है अंतर्द्वंद कैसी प्रक्रिया है, तो ये गत्यात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह घटनाओं की एक श्रृंखला को इंगित करता है। हर अंतर्द्वंद एक अंतर अवरुद्ध अंतर्द्वंद की घटना की श्रृंखला से निर्मित ही होता है। ठीक है, अंतर्द्वंद प्रभावित पक्षों द्वारा प्रकट या प्रत्यक्षकरण किया जाना चाहिए। यदि कोई भी अंतर्द्वंद के संबंध में नहीं जानता तो इसका अर्थ है कि अंतर्द्वंद का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके बना सकते हैं। साथ में आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। तो अंतर्द्वंद के आपके 3 दृष्टिकोण है। 3 आपके कौन कौन से? एक तो आपका परंपरावादी दृष्टिकोण है। परंपरावादी दृष्टिकोण का मतलब है कि जो चीज सन 1930 और 1940 के दशक में लोग सोचते थे समूह के बारे में, जो व्यवहार करते थे, उसी को हम कहते हैं परंपरावादी दृष्टिकोण। ठीक है, एक हमारा इसी के बाद आता है आपका मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। मानवीय संबंधों का जो दृष्टिकोण है, ये मानव से रिलेटेड है, मतलब मानव के जो संबंध है, आप एक दूसरे से जो सामंजस्य है, उसके दृष्टिकोण को इंगित करता है। जैसे कि देखिए,
मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण यह मानता है कि अंतर्द्वंद सभी समूहों और संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो मानवीय गुण है। ठीक है, यह दृष्टिकोण 1940 से 1970 के दशक में प्रमुखता से प्रचलित था। आपको ये इनकी दशक बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, और जब बात करें परंपरावादी की, तो यह दृष्टिकोण के सभी अंतर्द्वंद बुरे होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण क्या है? इसका मतलब है कि जबकि मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को स्वीकार करता है, अंतःक्रियात्मकवादी उपागम अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सामंजस्य, शांतिपूर्ण, निश्चल और सहयोगी समूह परिवर्तन और नवरचना की आवश्यकताओं के प्रति स्थिर होता है, इसलिए। ठीक है, इसी के बाद हमारा आता है अगला पॉइंट है हमारा अंतर्द्वंद की। विशेष रूप से 3 प्रकार के अंतर्द्वंद होते हैं, वो आपके अंतर्द्वंद के दृष्टिकोण थे, ये आपके अंतर्द्वंद है। ठीक है, तो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कार्य अंतर्द्वंद। कार्य अंतर्द्वंद क्या होता है कि जिसके अंतर्गत क्या आता है कि आपके संबंध कार्य की सामग्री और लक्ष्य से होता है इसका संबंध। ठीक है, अगला आपका होता है संबंधात्मक अंतर्द्वंद। इसमें क्या है कि अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। अंतर्वैयक्तिक की बात करें तो संबंधात्मक। ठीक है, अगला है हमारा प्रक्रिया अंतर्द्वंद क्या होता है कि किसी कार्य को करने में जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रक्रिया अंतर्द्वंदात्मक है। अगला आपका आता है अंतर्द्वंद का स्वरूप। तो अंतर्द्वंद के स्वरूप आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कि अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, और अंतर्द्वंद एक अनिवार्य है, और आपका एक होता है विपक्ष। ठीक है, साथ में आपका आता है कि अंतर्द्वंद की गतिशीलता कैसी है? तो अंतर्द्वंद की जो गतिशीलता है वो वार्ता द्वारा अंतर्निहित होती है। किसके द्वारा? वार्ता द्वारा अंतर्निहित होती है क्या? अंतर्द्वंद की गतिशीलता। ठीक है, अगला आते हैं अंतर्द्वंद के सिद्धांत। तो अंतर्द्वंद के सिद्धांत है कि प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत। जैसे कि सपोज दैट आप कभी कभी ऐसा करते होंगे कि आप कुछ भी आपके मुंह से निकल जाता होगा, फिर आप बाद में सोचते होंगे कि हमने ये गलत बोल दिया। तो ये उसी के बारे में कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत, ये अंतर्द्वंद के सिद्धांत के ही अंडर में आते हैं। एक है आपका सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत। ठीक है, सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत। एक है आपका जिम्मेदारी स्वीकार करना, और अगला है आपका भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। किस पर ध्यान केंद्रित करना? तो भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके अंतर्द्वंद के सिद्धांत हैं, या फिर संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि एक अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है कि यह करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। समझ रही? जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो ये कौन सा है? तो ये किसका पक्ष है? तो ये पक्ष है हमारा ग्रीनबर्ग एवं बैरोन का। ये किसका है? ग्रीनबर्ग और बैरोन ने यह परिभाषा दी है। अगला है हमारा अंतर्द्वंद की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो अंतर्द्वंद की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है? देखो, यदि यह किसी तत्व के 2 या अधिक पक्षों में असंगतता के कारण उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 लोगों में जब नहीं मिलेगा तभी तो संघर्ष उत्पन्न होगा, और अंतर्द्वंद का ही मतलब होता है संघर्ष। ठीक है, संघर्ष प्रबंधन। अगला है इसमें कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में सक्षम होता है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल गत्यात्मक प्रक्रिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला हमारा अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों में मुख्य है। तो अंतर्द्वंद के मुख्य विभिन्न दृष्टिकोण जो है वो किस तरीके के दृष्टिकोण है? तो देखिए, एक तो आपका होता है परंपरावादी दृष्टिकोण। जो परंपरावादी दृष्टिकोण होता है उसकी भी आपकी कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस का मतलब है कि जो आपका सपोज दैट हम जैसे बात करें, हम जैसे परंपरावादी दृष्टिकोण की बात करें, तो परंपरावादी दृष्टिकोण जो होता है इसमें उपेक्षित किया जाना चाहिए। मतलब किसी की मान्यता है, इसकी मान्यता है कि अंतर्द्वंद जो आपका संघर्ष है उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, और ये जो आपका दृष्टिकोण है ये कुप्रभाव को ही इंगित करता है। और इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो इसका टाइम पीरियड होता है 1930 से लेकर 1940 के दशक को माना जाता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, उसमें जैसे लोगों की सोच थी उस तरीके का ये दृष्टिकोण था। अगला हमारा आता है, इसी के बाद हमारा आता है, देखिए क्या कि मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। तो इसमें मानव के जो मानवीय गुण हैं उनसे रिलेटेड बात की जाती है। ठीक है, तो मानव से रिलेटेड जो गुण हैं उनको बात की जाती है। साथ में इसका जो टाइम पीरियड है वो 1940 से लेकर 1970 तक माना जाता है। तो 1940 से 1970 तक माना जाता है। अगला आपका आता है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण। तो अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण क्या होता है आपका? अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण ये होता है कि जो आपकी मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को स्वीकार करता है। अतः अंतःक्रियात्मकवादी
उपागम अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है। ये क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है आपके दृष्टिकोण को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि उपेक्षित किया जाना चाहिए, ये किसका है? तो ये आपका है परंपरावादी दृष्टिकोण का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका अंतर्द्वंद के प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंतर्द्वंद को पर्याय माना जाता है। तो देखिए क्या है कि प्रारंभिक दृष्टिकोण की बात करें, प्रारंभिक दृष्टिकोण का मतलब ही है हमारा पारंपरिक की बात करें तो पारंपरिक में क्या माना गया है कि ये जो अंतर्द्वंद होता है इसी के द्वारा हमें हिंसा, विघटन और अतार्किकता जैसी सोचें हमारे अंदर पनप जाती हैं, क्योंकि संघर्ष का मतलब ही तो होता है कि अगर किसी से लड़ाई हो रही है तब भी हम कहते हैं कि वो संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद सभी समूहों तथा संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। किसमें? सभी समूहों और संगठनों में प्राकृतिक रूप से अगर जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं क्या? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा अंतर्द्वंद का अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब है कि वो एक तरीके का काम नहीं करता। ठीक है, तो अंतर्द्वंद का जो अपरिहार्य है वो आपका क्या है? वो भी आपका मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला हमारा कौन दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है? प्रोत्साहित का मतलब है कि उसे प्रोत्साहन देता है। तो कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो अंतर्द्वंद को क्या करता है? प्रोत्साहित देता है। तो वो आपका है अंतःक्रियावादी। अंतःक्रियावादी जो दृष्टिकोण है ये आपके क्या करता है? ये आपको प्रोत्साहन देता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतर्द्वंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्य अंतर्द्वंद, संबंधात्मक अंतर्द्वंद और एक होता है आपका प्रक्रिया अंतर्द्वंद। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन फिर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार हैं। तो अंतर्द्वंद के कौन कौन से प्रकार हैं? आप देखिए कार्य अंतर्द्वंद, संबंधात्मक प्रक्रिया, ये सभी के सभी आपके अंतर्द्वंद के क्या प्रकार हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका किस प्रकार के अंतर्द्वंद का संबंध कार्य की सामग्री का तथा लक्ष्य से होता है? कार्य की सामग्री, अब हमें कार्य की सामग्री भी है तो ये कैसा है? ये आपका कार्य अंतर्द्वंद है। कार्य अंतर्द्वंद की हम इसी को अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं और इसी को हम इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि किस अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध किससे होता है? तो देखिए कोई एक अंतर्द्वंद है जिससे क्या होता है कि अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। तो अंतर्वैयक्तिक संबंध की अगर बात करें तो वो आपका होगा कौन सा? संबंधात्मक अंतर्द्वंद। अगला हमारा किस अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है? जिसके द्वारा कार्य हो रहा है तो वो आपका होता है क्या? वो आपका होता है कार्य अंतर्द्वंद। कौन सा होता है? कार्य अंतर्द्वंद। ठीक है, हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य अंतर्द्वंद। ठीक है, अगला है हमारा, एक सेकेंड, आपका यहां पूछा गया है कि किस अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। अच्छा, कार्य किया जाता है, ये कार्य अंतर्द्वंद नहीं है, ये आपका है प्रक्रिया अंतर्द्वंद। जो आपके कार्य अंतर्द्वंद होते हैं उसमें देखो होता क्या है कि आपका जो कार्य अंतर्द्वंद है, सपोज दैट हम बात करें अपने कार्य अंतर्द्वंद की, तो देखो कार्य अंतर्द्वंद हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इसको कि जो कार्य अंतर्द्वंद में क्या है कि किसी कार्य की सामग्री और लक्ष्य से रिलेटेड होता है हमारा क्या? कार्य अंतर्द्वंद। और संबंधात्मक अंतर्द्वंद की बात करें तो ये केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। प्रक्रिया अंतर्द्वंद की बात करें तो इसमें किसी विधि के द्वारा कार्य किया जाता है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है अंतर्द्वंद के स्वरूप है। तो देखिए अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, अंतर्द्वंद अनिवार्य है, अंतर्द्वंद विपक्ष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला है आपका अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित होती है। तो अंतर्द्वंद की जो गतिशीलता है वो क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है? तो उसकी जो गतिशीलता है वो वार्ता में निहित होती है। किसमें? वार्ता में अंतर्निहित होती है। अगला हमारा संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत है। तो देखिए संघर्ष प्रबंधन के आपके कुछ सिद्धांत हैं, उनको हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है। तो देखिए एक तो आपका होता है कि प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत, एक होता है सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत, एक होता है आपका जिम्मेदारी स्वीकार करने का सिद्धांत, और आपका चौथा होता है भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। किस पर? भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो देखिए आप, प्रधानाध्यापक में गुण होने चाहिए। अब प्रधानाध्यापक से रिलेटेड है, उसको हम इस अच्छी तरीके से समझते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे थोड़े से गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रधानाध्यापक में जो गुण होने चाहिए वो कैसे गुण होने चाहिए? तो देखिए प्रधानाध्यापक स्वस्थ भी होना चाहिए, साथ में उसका एक उच्च चरित्र हो।
कैसा उच्च चरित्र हो, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, साथ में उसको कार्यशीलता, उसके अंदर कार्य करने की क्षमताएं हों। तो ऐसे प्रधानाध्यापक के गुण होने चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारा प्रधानाध्यापक का कर्तव्य नहीं है। तो देखो प्रधानाध्यापक क्या नहीं कर सकता, देखो नियोजन मतलब योजना तो बनाता है, साथ में शिक्षण कार्य भी करता है कभी कभी और मूल्यांकन भी करता है, लेकिन मनोरंजन ये उसका कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व कौन सा है। तो देखिए मनोरंजन करना ये उसका नहीं है, अनुपस्थित रहना ये भी नहीं है, अस्वस्थ रहना ये भी नहीं है, नियोजन करना, किसी की योजना बनाना ये प्रधान का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा किसी अपने कर्तव्य तथा दायित्व को वर्ष भर के लिए नियोजित करना अनिवार्य है। तो देखिए छात्र छात्रा इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य। जो प्रधानाचार्य होता है उसे वर्ष के शुरुआत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के बीच में हर समय उसे नियोजन करना रहता है, मतलब उसे अपना कार्य करना ही रहता है, उसे योजना बनानी ही पड़ती है। अगला आपका गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा कौन करता है, तो वो आपका प्रधानाचार्य करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रधानाचार्य के कौन से प्रशासकीय गुण है, हम बात करेंगे अपने प्रशासकीय गुणों की। अगर हम बात करें प्रशासकीय गुण देखो कौन कौन सी है, तो हम इसका पहले देखिए प्रशासकीय गुण कुशल प्रशासक होना चाहिए, कुशल संगठनकर्ता भी होना चाहिए। तो ये है हमारे क्या, ये हमारे हैं प्रशासकीय गुण है। अगला है हमारा एक प्रधानाचार्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो देखिए उच्च चरित्र भी हो, उसका कार्यशील हो, नेतृत्व की क्षमता भी हो। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी होने चाहिए। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। तो देखिए प्रधानाचार्य जो है वो एक समाज का एक ऐसा पद है जिसे समाज में एक अच्छे नजरिए से देखे जाता है। तो देखिए अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करता है, साथ में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को भी, विद्यार्थियों को भी प्रधानाचार्य का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित करता है, साथ में माता पिता जो गार्जियंस रहते हैं, समाज रहता है, उसको भी करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, अगला हमसे पूछा गया है, ये किसकी डेफिनेशन से है कि एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं अपितु वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि प्राचार्य जो है वो विद्वान ही नहीं होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, वो चरित्रवान भी होना चाहिए। तो इस बात को कौन कह रहे हैं, तो इस बात को हमारे BS झा साहब कह रहे हैं कि आपके अंदर अकेले विद्वान ही ना हो, आपके अंदर चरित्र भी होना चाहिए, आप कैरेक्टरलेस ना हो। ठीक है, चलिए अगला हमारा किस लेखक ने कहा है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाध्यापक को कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं हमारे रायबर्न साहब। रायबर्न साहब राय देती है, क्या राय देते हैं कि प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखी। वांछित का मतलब बात करें तो जैसे कि अगर कोई टीचर्स नहीं आया है किसी समय, तो उसके स्थान पर जो प्रधानाचार्य है वो काम कर सके। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाना चाहिए। तो देखिए आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व की भावना, संघर्ष, संघ की भावना, ये सभी विकसित किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रधानाध्यापक का मुख्य दायित्व निम्न में से किस स्तर पर नियोजन करना है। तो देखिए प्रधानाध्यापक का जो कार्य है वो क्या है कि विद्यालय खुलने के पूर्व, विद्यालय खुलने के दिन, सत्र के दौरान, इन सभी को नियोजन करने में प्रधानाध्यापक का दायित्व हमेशा से रहता है। ठीक है, अगला हमारा निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता एवं दृढ़ता एवं नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है। तो वो बल आपका दिया है बार्ड जी रीडर ने, साथ में ब्रेन है, इन दोनों ने दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, अगला हमारा प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्निहित नहीं आता है। बात कर रहे हैं या व्यक्तिगत, अगर हम व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत में क्या नहीं होता है। देखिए व्यक्तिगत के गुण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है आप यहाँ देखिए, सामाजिक एवं नैतिक गुण होना चाहिए, साथ में बौद्धिक गुण होना चाहिए, संवेगात्मक गुण भी होना चाहिए, साथ में राजनीतिक गुण भी तो होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक पर्सनल लाइफ भी तो है। अगर हम बात करते हैं यहाँ व्यवसाय गुण के अंतर्गत नहीं आता है, तब ये आंसर हमारा सही था। ठीक है, यहाँ क्या व्यवसाय गुण के अंतर्गत नहीं आता है, तब ये आंसर सही था। तो ये जो व्यवसाय गुण है यहाँ से, अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक के व्यवसाय गुण के अंतर्गत आता है। तो देखिए विद्वान, व्यवसाय ज्ञान, निष्ठावान, ये सभी आते हैं। ठीक है, जब ये सभी आते हैं इसमें, और यहाँ बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये व्यवसाय गुण के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा, राजनीतिक गुण। ठीक है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत ये सभी के सभी आते हैं। अगला हमारा आता है, एक प्रधानाचार्य के अंतर्गत कौन सा व्यवसायिक गुण नहीं है। अब देखिए यहाँ व्यवसायिक गुण की बात करें तो यहाँ नहीं है ये, अब है कि व्यवसायिक गुण है।
तो देखिए व्यवसायिक गुण की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, साथ में उच्च चरित्र भी होना चाहिए और विद्वत्ता भी होनी चाहिए, साथ में निष्ठावान भी होना चाहिए। तो इसमें हमारे ये चारों के चारों आंसर सही हो जाते हैं अगर यहाँ नहीं होता है तो, वो मतलब नहीं होता है तो। अब इन्होंने क्या किया कि प्रधाना को जो प्राचार्य है इसके अंतर्गत व्यवसायिक गुण नहीं है तो उच्च चरित्र। एक बात बताइए, किसी के अंदर व्यवसाय में अगर उच्च चरित्र नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका वो काम सही है। और बात कर रहे हैं प्राचार्य की, ठीक है, तो उसके अंदर तो उच्च चरित्र होता ही होता है। तो ये क्वेश्चन गलत था। इसकी ये क्वेश्चन आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं। जब आप पेपर में बैठेंगे तब आप एज अ प्रिंसिपल सोचना कि अब हमें क्या करना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं। अगला हमारा प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण है तो कुशल प्रशासक होना, साथ में कुशल संगठनकर्ता होना, नेतृत्वकर्ता होना। तो इनमें भी ये भी आपके प्रशासकीय गुण हैं, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक होता है वो आपका विद्यालय तथा समाज का एक नेता होता है, ठीक है। तो इसमें आपके ये उपरोक्त सभी का आंसर सही होना चाहिए था, यहाँ ए और सी नहीं, ठीक है। प्रशासकीय गुण कौन कौन से, तो ये सभी के सभी उनके प्रशासकीय गुण हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज के अपने इन 2 चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस थे, डाउटफुल क्वेश्चंस थे, उनको भी सॉल्व कर लिया है। अगले हम सेशन में बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, और सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से यहाँ एक बार इस वीडियो से सुनकर जाना है, तब आप अच्छे से लगा सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको आपका पेपर भेज दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब